Hello friends, I am राजन जाखड़, PhD स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। आज आप सभी का फिर से विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एग्रेरियन स्टडीज पे स्वागत है। आज दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपन एग्रोमीट्रियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स पाई जाती है, कितनी परतें होती है, उसके बारे में आज वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। क्वेश्चंस होता है, यही पूछा जाता है कि सबसे पहले अपने को इंपॉर्टेंट ये है कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्तों? जनरली गैसों का मिश्रण टेस्ट होता, ना स्वाद होता, ना रंग होता और ना ही उसमें कोई गंध होती, इसलिए टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस मिक्सचर्स ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सबसे पहले अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो लगभग 1600 किलोमीटर एटमॉस्फेयर की हाइट मानी जाती है अपने अर्थ से। अर्थ से एटमॉस्फेयर की हाइट लगभग है 1600 किलोमीटर। उसमें से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 99% जो एटमॉस्फेरिक मास होता है, जो एटमॉस्फेयर की ज्यादा सघनता कहां है, वो लगभग 40 किलोमीटर तक ही होती है। कितने किलोमीटर तक? 40 किलोमीटर तक ही 99% इसका सघनता होती है। जो गैसों की अपने बात की, एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण ही है। ठीक है, अब अपन वन बाय वन पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कितने प्रकार की है, उसमें परतें मोस्टली होती है जो 4 प्रकार की होती है, किस आधार पे है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये जिसमें 4 अपने मुख्य लेयर्स होती है वो किस आधार पे हैं। वो है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस दोस्तों, वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अपन अर्थ से ऊंचाई के साथ जाएंगे तो उस ऊंचाई के साथ जो तापमान में क्या विभिन्नता है, उसी के आधार पे अपना जो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में जो लेयर्स होती है 4, वो इसी के आधार पे बांटी गई है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब आप अर्थ से ऊपर की ओर जाओगे तो वर्टिकल। इसमें अब अपन आगे सबसे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। ये दोस्तों अपन जो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में मुख्य 4 परतें हैं वो अपन पढ़ेंगे। अब देखना आप, जिसकी ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर, 8 to 18 किलोमीटर इसकी हाइट मानी जाती है अर्थ से ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर सौरमंडल, सौरमंडल। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें क्या ऐसी घटनाएं संपन्न होती है, और सबसे ज्यादा घनी परत कहते हैं इसको, कि इसमें सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण यही होता है। इसकी कितनी किलोमीटर ऊंचाई है? 8 to 18 किलोमीटर। जो अपन ने बोला था, वैसे एटमॉस्फेयर की ऊंचाई अपन ने मानी थी 1600 किलोमीटर, लेकिन उसमें क्या बोला था अपन ने कि लगभग 40 किलोमीटर तक की सबसे ज्यादा गैसों का डेंसिटी होती है, तभी इसको अपन डेंसेस्ट लेयर बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, डेंसेस्ट लेयर कि सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण इसी परत में होगा। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, क्या मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में संपन्न होती है वायुमंडल की, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो है सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। वेदर फिनोमिना, इसका मतलब कि मौसम संबंधी घटनाएं। वेदर फिनोमिना में कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें अपन बोल सकते हैं रेन, फॉग, मिस्ट एक्सेट्रा। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, कि मौसम संबंधी घटनाओं का जो स्थान है वो है आपका ट्रोपोस्फीयर, जिसे सौरमंडल कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा आपको कि सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। अब उसके बाद में ये कहते हैं कि अपन बात करते हैं कि वर्टिकल टेम्परेचर। अपन ने बोला था सबसे पहले इनका जो आधार लिया है अपन ने, वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस का लिए, जैसे अर्थ से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तो अब इसमें यह पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट में दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये DI तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऊंचाई के साथ। टेम्परेचर इन दिस लेयर, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज। अभी आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं, एल्टीट्यूड। एक हो गया अपनी हाइट
और एक हो गया एलिवेशन। तो दोस्तों कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होइए, क्वेश्चन से यही पूछा जाएगा कि द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज नोन एज, जिसे अपन सौर मंडल में ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। अभी अपन ने पढ़ा था कि DI फर्स्ट में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा और ऊंचाई को हमने तीन टर्मिनोलॉजियां यूज की, एल्टीट्यूड, हाइट और एलिवेशन। अब यहां क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऊंचाई के साथ में जो तापमान घटेगा उसे लैप्स रेट कहा जाता है। लैप्स रेट क्या कहते हैं? उससे टेम्परेचर लैप्स रेट, तापमान ह्रास दर कहते हैं। वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना घटता है ऊंचाई के साथ, जैसे अपन नीचे से ऊंचाई के साथ में ऊपर बढ़ेंगे। तो अब उसमें अपन यही कहना चाहते हैं कि कितना घटेगा, वो अपने को यहां पढ़ना है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यह पूछा जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चंस की बात है कि कभी कभी वो इसको मीटर में लिख देंगे, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 1000 मीटर। तो ये भी राइट है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अपने को तो ऊंचाई है, मीटर में भी आ सकती है, किलोमीटर में भी आ सकती है, फीट में भी आ सकती है। क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएगा, ऑप्शंस डिपेंड करेगा। अब मैं बोलो आपको 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। ये देखो दोस्तों, फिर उसने फ़ारेनहाइट में पहुंच लिया। अब अपन 1 किलोमीटर की बात की, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कभी कभी इस क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1 डिग्री कितनी हाइट के साथ में घटेगा, कितनी मीटर पे आप ऊपर में जाओगे 1 डिग्री, फिर कितना मीटर ऊपर जाओगे तो 2 डिग्री, फिर एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं 1 डिग्री पर 1.65 मीटर, ये देखिए 1 डिग्री पर 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शंस डिपेंड करेंगे दोस्तों। इसमें से एक ऑप्शन आएगा लैप्स रेट का, ये और ये 4 हो गए। इसमें से एक ऑप्शन मिलता है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है। पहले तो इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। ऊंचाई के साथ साथ जाएंगे तो टेम्परेचर में जितनी कमी आएगी तापमान में, उसी को लैप्स रेट बोलेंगे। फिर उसके बाद में वो कितना घटता है तापमान ऊंचाई के साथ में, वो इसकी वैल्यू दे रखी है। अब अपन इसमें बात करते हैं, एक होता है एडायबैटिक लैप्स रेट, एडायबैटिक लैप्स रेट। वो दोस्तों लैप्स रेट था, ये एडायबैटिक लैप्स रेट है। इसमें यह है चेंज आएगा कि तापमान में परिवर्तन आएगा यदि हवा तेज और कम होगी। हवा के बढ़ने से और घटने से जो तापमान में परिवर्तन आएगा वो कहलाएगा एडायबैटिक लैप्स रेट। इसके लिए दोस्तों वैल्यू दे रखी है, एक तो ड्राई एडायबैटिक लैप्स रेट, एक होता है ड्राई एडायबैटिक लैप्स रेट और एक होता है वेट एडायबैटिक लैप्स रेट। ये दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी जाती है। इसकी वैल्यू वही है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर और इसकी वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये दोस्तों क्वेश्चन इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है कि वेट एडायबैटिक लैप्स रेट कि तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो अपन एडायबैटिक लैप्स रेट को कह सकते हैं द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस और फॉल्स इज नोन एज एडायबैटिक लैप्स रेट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसमें एक अपना टर्मिनोलॉजी रहा है, इसमें इन्वर्जन। इन्वर्जन दोस्तों इसमें क्या होगा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई के साथ में अपने लैप्स रेट में पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ में जाएंगे तापमान घट जाएगा। इन्वर्जन में क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान इंक्रीज होगा। ये टेम्परेचर भी इंक्रीज और ये अपनी हाइट अपन कह सकते हैं हाइट। तो ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसे इन्वर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी परिभाषा डायरेक्ट पूछी जाती है, टर्मिनोलॉजी है
कि द टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट इज नोन एज इनवर्स, द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट इज नोन एज लैप्स रेट एंड एडायबेटिक लैप्स रेट। अभी दोस्तों पढ़िए अपन ने एडायबेटिक लैप्स रेट राइज द टेम्परेचर चेंज एज ए विंड राइजेज और फॉल्स, कि हवा के बढ़ने और घटने से तापमान में क्या परिवर्तन आया, वो एडायबेटिक लैप्स रेट। तो दोस्तों ये जनरल 3 क्वेश्चंस है जो इसमें से परिभाषा पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं अपन, हाँ इस पे आते हैं दोस्तों वापस। अपन ने यहाँ पढ़े थे सौर मंडल, सौर मंडल में बात हुई लैप्स रेट आ गई, एडायबेटिक लैप्स रेट, इन्वर्जन, या जनरल अपन ने बात की जनरली लैप्स रेट की। अब यहाँ अपन बात करते हैं सीटो वेदर फिनोमेना, मौसम संबंधी घटनाएं सभी अपने सौर मंडल या ट्रोपोस्फीयर में संपन्न होती है। अब उसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं यहाँ इंक्रीज डिक्रीज का काम हो गया पहला। एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ट्रोपोपॉज, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहां 18 किलोमीटर यहाँ हाइट अपनी कंप्लीट हुई, देखिएगा यहाँ 2 किलोमीटर जो हाइट है वो है ट्रोपोपॉज, इसे अपन ट्रोपोपॉज कहते हैं। 18 से 20 और 18 से 20 के बीच में जो 2 किलोमीटर हाइट है, सॉरी ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रोपोपॉज किसको बोलेंगे, सौर मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है, ट्रोपोपॉज। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ट्रोपोपॉज इज ए लेयर दैट सेपरेट द ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर, तो वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं, सेकंड अपना लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर इसकी हाइट वही है 20 to 48 किलोमीटर, उसके बीच में फिर 2 किलोमीटर की हाइट कहलाएगी स्ट्रेटोपॉज। तो अब क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर। अपन पढ़ते हैं हमेशा कि ओजोनोस्फीयर, इसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत की हाइट कितनी होती है, 25 से 35 किलोमीटर, 25 से 35 किलोमीटर हाइट होती है ओजोन लेयर की, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी जोन में है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर मंडल्स में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि ओजोन क्या है, कैसे बनती है, और टेम्परेचर की यदि अपन बात करेंगे तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, ऊंचाई के साथ इंक्रीज होगा। फर्स्ट डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। अब अपन बात करते हैं ये, अपन बात करते हैं सबसे पहले ओजोन क्या है, ओजोन का निर्माण कैसे होगा, और ये कैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को। अब अपन बात करते हैं ओजोन ये बनता कैसे है। अपन जनरली कहते हैं O2 प्लस O इज इक्वल टू O3। जैसे रेडिएशन गिरेगी स्ट्रेटोस्फीयर में तो अपना जो O2 है उसको ब्रेक डाउन कर देगी रेडिएशन, क्या कर देगी, ब्रेक डाउन। जब रेडिएशन इसको ब्रेक डाउन करेगी तो ये O प्लस O में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया, जो मॉलिक्यूल्स था वो एटम में डिवाइड हो गया। अब ये एटम्स किसी दूसरे O2 से साथ में क्रिया करके O3 बना लेता है, जिसे ओजोन कहते हैं। क्या करेगा, एक O था, ये वो क्या करेगा, O2 से मिलेगा, वहां पे जो ऑक्सीजन है, और O3 का निर्माण कर लेगा ब्रेक डाउन होने के बाद में। जैसे जैसे ये चलता रहता है ओजोन लेयर का निर्माण होता रहता है। एक इसमें जैसे बात करें अपन कि ओजोन लेयर के लिए जो डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के जो हास का मुख्य कारण क्या है, CFC। अपन जनरल पढ़ते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस इसके लिए हानिकारक होती है, और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CFC destroyed 1 lakh molecules of ओजोन। तो अब आप कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल्स, 1 CFC मॉलिक्यूल्स destroy 1 lakh molecules of ओजोन। 1 lakh, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 molecules of CFC destroy how many molecules of ओजोन। तो वो है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। सबसे हानिकारक गैस हो गई CFC। अब बात करते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी में आपको पूछा जाता है कि ओजोन होल क्या होता है, ओजोन होल।
अब जनरली अपन पढ़ते हैं कि ओजोन होल का मतलब ओजोन छिद्र, जबकि नहीं, यहाँ ओजोन छिद्र नहीं होगा, यहाँ ओजोन होल का मीन्स होगा थिनिंग होती जा रही है। जो CFC है उसमें जो क्लोराइड है उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, और जो O3 है उसको वापस इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद में अपना जो O3 को O2 प्लस O में डिवाइड कर देगा वापस। इसलिए जैसे जैसे CFC का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और CFC कहां से ज्यादा इमिशंस हो रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, और जैसे जैसे CFC का यहां से ये इमिट होगा और CFC क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करता जाएगा, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल मींस नॉट होल इन ओजोन, ओजोन होल मींस वी कैन से थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ओजोन लगातार यदि डिस्ट्रॉय हो रही है CFC, तो इसको बचाने की कोई उपाय। इसके बचाने के उपाय के लिए एक प्रोटोकॉल बना जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब बना दोस्तों, ये बना 16 सितंबर 1987 में बना, और इसी वजह से ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सेलिब्रेट ओजोन डे ऑन 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, आपको यहां मैं बता देता हूं, और ये प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ओजोन लेयर को हानिकारक जो गैसेज है उसका इमिशंस को कम करना है। अब अपन बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, ये किसके लिए बना था, ये अपने ओजोन के लिए हो गया। पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन लेयर्स को बचाने के लिए बनाया गया, वो था अपना मॉन्ट्रियल। और क्योटो प्रोटोकॉल है, ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था अपना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना था। ये बना था 1997। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर अपना कंप्लीट हुआ स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आल्सो नोन एज अपना ओजोनोस्फीयर। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीट ऑफ वेदर फिनोमेना अपन ने पढ़ा कि जो मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में है, तो इसमें कौन सी घटनाएं हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस अकर्स होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में ये संपन्न होगी। जैसे अपन ने बोला था, लाइट आई, ऊपर से रेडिएशन आई, और जो O2 था वो ब्रेक डाउन हुआ, और एक मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे O2 से जाके मिलकर ओजोन का निर्माण किया। इसलिए फिनोमिना, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, सॉरी। सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना अपना ट्रोपोस्फीयर, और सीट ऑफ फोटोकेमिकल ट्रोपोस्फीयर। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें भी वही है, ये अपनी हाइट इधर हो गई 18 से 18 2 किलोमीटर, फिर अपना 48 तक, फिर 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हाइट होगी। इसको बोलेंगे स्ट्रेटोपोज। जैसे इसको बोला अपने ट्रोपोपोज। अब स्ट्रेटोपोज क्या होगी, अपने स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली जो लेयर कहलाएगी वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाएगी, और जनरली इसकी हाइट लगभग 2 किलोमीटर होती है दोनों की। इसी में भी आएगा, जैसे अपन यहां पढ़ेंगे फिर मीजोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। पर इसमें एक ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नीचे से आपको ध्यान रखना है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करने वाली ट्रोपोपोज, जो नीचे से आएगा, नीचे से अपन चलेंगे तो उसको अपन प्रिपेयर करेंगे। जैसे ट्रोपोस्फीयर तो ट्रोपोपोज, फिर इसको इससे अलग करेगी तो स्ट्रेटोपोज नहीं कि मीजोपोज, क्योंकि मीजोपोज अपन ऊपर किसको अलग करेगी, अपने इसको थर्मोस्फीयर को, थर्मोस्फीयर को मीजोस्फीयर से अलग करेगी, वो कहलाएगी मीजोपोज। तो ये जनरली अपना यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर क्या कहलाएगा, अपन जैसे बात करते हैं, जैसे अपना मीजोस्फीयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं, पहले तो इसको अपन बोलेंगे कीमोस्फीयर। क्या बोलेंगे, कीमोस्फीयर। तो ये क्या कहलाएगा, सीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस,
वो था फोटोकेमिकल, वहां लाइट की उपस्थिति में रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ लाइट की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ केमिकल रिएक्शंस तो होगी लेकिन वहां लाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और वैसे इसको अपन बोले कि सबसे ठंडी लेयर कोल्डेस्ट लेयर क्या कहलाएगी, कोल्डेस्ट लेयर, इसमें तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर को अपन क्या बोलेंगे, वार्मेस्ट लेयर, सबसे गर्म परत, ये बोलेंगे इसको, इसलिए यहां ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन बात करें कि ट्रोपोस्फीयर में जितनी भी एरोप्लेन्स होती है, फ्लाइंग होती है, वो हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती है, इसलिए हमेशा ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका एरोप्लेन्स फ्लाइंग करती है। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं, अपना कंप्लीट हुआ ट्रोपोस्फीयर हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में अपन ने अच्छा पढ़ लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर में अपन ने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन है, सबसे ठंडा लेयर है, और कीमोस्फीयर आल्सो नोन है। हाँ दोस्तों, इसमें यह है मीजोस्फीयर और कीमोस्फीयर। ओके, मीजोस्फीयर, अब इसको मीजोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से अलग करने वाली जो परत कहलाएगी वो दोस्तों मीजोपोज कहलाएगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि विच लेयर सेपरेट द मीजोस्फीयर फ्रॉम थर्मोस्फीयर। ध्यान रखने की यही बात है, नीचे से अपने को पता रखना है, ट्रोपोस्फीयर को इससे करेगी तो ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फीयर को करेगी तो स्ट्रेटोपोज, और उसके बाद में मीजोस्फीयर थर्मोस्फीयर से अलग करेगी। अब अपन बात करते हैं थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में क्या है, ये अपन बात करेंगे, इसमें आल्सो नोन एज आयनोस्फीयर। तो ये यहां से अपना जो 18 किलोमीटर के बाद में ये ऊपर वाली लेयर यहाँ थर्मोस्फीयर आई, थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन है ये अपने इंडिकेट किया है यहाँ, ये कहलाता है आयनोस्फीयर। तो दोस्तों यहाँ जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, पॉसिबल रेडियो संचार, वो यही इसी परत में होता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लोअर पोर्शन ऑफ थर्मोस्फीयर इज नोन एज, तो लोअर पोर्शन ऑफ थर्मोस्फीयर इज नोन एज आयनोस्फीयर। और अपन बात करें, अब नेक्स्ट अपन इसके ऊपर बात करें, लोअर पोर्शन हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, ठीक है, और रेडियो कम्युनिकेशन इसी में संपन्न होता है। और अपन वो ट्रिक अपने को याद रखनी है, DIDI, डिक्रीज ट्रोपोस्फीयर, TSM और T, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ये फिक्स ध्यान रखना है। आपको टेम्परेचर के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पे ही, इंक्रीज डिक्रीज के आधार पे ये परतें विभाजित की गई है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ ये हो गया। अब इसके ऊपर का जो थर्मोस्फीयर के बाद का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है एक्सोस्फीयर। और ये क्वेश्चन आता है, और इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट गैसेज होती है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस लेयर्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज प्रीडोमिनेंट होती है, जो पहले से यहां होती है, वो कहलाता है अपना एक्सोस्फीयर। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, सॉरी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आउटर मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट, सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, यहां से अपन स्टार्ट हुए थे कि 4 लेयर्स होती है। जनरल अपनी जो हाइट होती है वो किलोमीटर में होती है, ध्यान रखना, और 1 किलोमीटर में लगभग 1000 मीटर होता है, ये भी विशेष कर ध्यान रखना, कभी कभी मीटर्स में पूछ लेते हैं। अब 8 to 18 किलोमीटर। उसके बाद में ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, जहां मौसम संबंधी घटनाएं होगी, और सबसे घनी लेयर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गैसों का सघनता यही होती है इसी हाइट में, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लगभग 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की हाइट होती है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा 40 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेरिक मास होता है, जो बाहर होता है अपना उसका एटमॉस्फेयर का। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ट्रोपोस्फीयर, जैसे सौरमंडल, तो मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे घनी लेयर होगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गैसेस की डेंसिटी पाई जाएगी, और अपन एक्चुअली इसको कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसको आप पोल्यूटेड लेयर भी कह सकते हैं, प्रदूषित परत के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी और नीचे प्रदूषित हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज, इसको इससे अलग किया, बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पूछा जाता है।
फिर उसके बाद में अपन ने बात की यहाँ इसमें टेम्परेचर अपन इंक्रीज डिक्रीज की बात की थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ जिसे लैप्स रेट कहते हैं, तापमान ह्रास दर। और तापमान ह्रास दर का मतलब अपन ने आपको मैंने बताया था कि 6.5 ये बताया था कि लैप्स रेट क्या होती है 6.5 पर 1000 मीटर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में अपना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा जाता है। और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ये भी ऑप्शंस में आता है, आया हुआ है AA में क्वेश्चन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1 डिग्री के हिसाब से देखिए 1 डिग्री यदि 165 मीटर की ऊंचाई के साथ में 1 डिग्री डिक्रीज होगा, इसका मतलब 1.65 को यदि आप 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नियर बाय आपका 1000 मीटर ही होगा, और 1000 मीटर होगा तो वही 1 किलोमीटर होगा, इसलिए क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो सकता है। फिर अपन ने वापस अपन बात करते हैं ये अपना ट्रोपोस्फीयर कंप्लीट हुआ, उसमें अपन ने बात की थी, हाँ एक अपन ने इसमें बात की थी, ये हो गया ट्रोपो। उसके बाद में मैंने एक एडाइबेटिक लैप्स रेट और एक अपना था, देखते हैं अभी, हाँ एडाइबेटिक लैप्स रेट था और एक था इन्वर्जन। यदि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा तो वो इन्वर्जन कहलाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाएंगे तो तापमान बढ़ रहा है वो इन्वर्जन, ऊंचाई के साथ जा रहे हो और तापमान घट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लैप्स रेट, जिसे तापमान ह्रास दर कहते हैं ऊंचाई के साथ में। और यदि ऊंचाई के साथ हो या ना हो, यदि हवा का इफेक्ट आ रहा है, यदि हवा बढ़ेगी या घटेगी तो उससे जो इफेक्ट आएगा तापमान में वो कहलाएगा एडाइबेटिक लैप्स रेट। अब अपन ये अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे ओजोनोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत इसमें पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम ओजोनोस्फीयर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोनोस्फीयर या ओजोन किसमें पाई जाती है, या स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर, समताप मंडल को ओजोनोस्फीयर, क्योंकि इसकी 25 से 35 किलोमीटर हाइट तक ओजोन का सबसे ज्यादा सघनता होती है। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, अपन ने बात की थी सबसे गर्म लेयर वार्मेस्ट लेयर होती है, और शीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोनोस्फीयर हो गया, और इसकी हाइट इसने पूछ ली, सबसे गर्म लेयर होती है, और इसी परत में एरोप्लेन्स की फ्लाइंग होती है। अब वही बात हो जाएगी स्ट्रेटोपोज, इधर ये हाइट हो गई, बाकी जनरल हाइट का भी आपको पता होना चाहिए, 8 to 18, फिर उसके बाद में है 20 to 48, 50 to 78, और लगभग जो ये पॉज है मीजो स्टेटो ट्रोपो ये सभी 2 किलोमीटर्स की होती है, तो इसलिए कभी कभी आपको पूछ भी सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन मीजोस्फीयर में अपन कीमोस्फीयर क्यों बोले, क्योंकि सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी जो रासायनिक क्रियाएं होगी वो होगी अपने मीजोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछेगा आपको मेसोपोज हो गया, सबसे ठंडी लेयर मैंने बोला था कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर कौन सी होगी, मेसोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद में मेसोपोज में क्या होगा, मेसोपोज एक लेयर है, वो मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से अलग करेगी, तभी तो पता लगेगा ना कि एक परत आई फिर उसके बाद में सेकंड आई, तो उसके बीच में कोई ऐसी परत तो होती है जो डिफरेंस तो करे, ऐसे तो कैसे पता लगेगा, ऊंचाई के साथ जाते जाएंगे तो ये लेयर्स डिफरेंस बताती है अपने को, जो जनरल ICR SRF एग्रीकल्चर के एग्जाम में जनरल पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछ लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेसोस्फीयर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक क्रिया इसी में होती है, सबसे ठंडी लेयर होती है। फिर अपन ने बात की थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में क्या होगा, आयनोस्फीयर इसका लोअर पोर्शन, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले बात करें कि सबसे अर्थ के जो अपनी नीचे की अर्थ है उसके सबसे नजदीकी लेयर कौन सी है, सभी को पता है ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि नीचे से चलना है अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में ये जो लेयर जो विभाजित की है वो किसके आधार पर विभाजित है, ये तापमान, ऊर्ध्वाधर तापमान, जिसे वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। ऐसे ऊंचाई के साथ अपन ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या विभिन्नता आ रही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अपन ने एक ट्रिक भी पढ़ी थी DI, फर्स्ट में डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ये माइंड में रखना है आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंचाई के साथ में किसमें डिक्रीज होगा किसमें इंक्रीज होगा। अब जैसे अपन ने बात किया ये थर्मोस्फीयर हो गया, मेसोपोज इसमें, हाँ सॉरी थर्मोस्फीयर को आल्सो नोन एज आयनोस्फीयर, आयन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आयन, जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो आयन से होती है, तो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि लोअर पोर्शन अर्थ के पास में जो नजदीकी वायुमंडल की परत कौन सी है, अर्थ के नजदीकी सौरमंडल फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में वो पूछेगा
कि आपका जो थर्मोस्फीयर स्टार्ट हुआ उसका लोअर पोर्शन कौन सा है, उसके जस्ट जैसे थर्मोस्फीयर यहां से स्टार्ट हुआ जहां अपन कहते हैं 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के ऊपर का होगा, तो यहां से स्टार्ट हुआ ये अपना थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर के जस्ट नीचे का लोअर पोर्शन, वैसे अपन कह सकते हैं जैसे इतना ये थर्मोस्फीयर आप मान लो, तो थर्मोस्फीयर यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां का ये जो नीचे का लोअर पोर्शन आयनोस्फीयर कहलाता है जस्ट, उसके बाद में पूरी लेयर तो अपनी थर्मोस्फीयर की होती है, इसलिए ये अपना कहलाता है आयनोस्फीयर। इसलिए जैसे स्ट्रेटोस्फीयर को अपने समताप मंडल को ओजोन परत कहा, ओजोन मंडल, वैसे ही अपना थर्मोस्फीयर को आप ताप मंडल को आयन मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहां रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सोस्फीयर जो आउटर मोस्ट, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जो एटमोस्फीयर की सबसे आउटर मोस्ट या सबसे अपर मोस्ट, मतलब सबसे ऊंची लेयर, आउटर मोस्ट सबसे बाहर की, तो सबसे बाहर की लेयर अपना एक्सोस्फीयर हो गया, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस सबसे ज्यादा होती है। इसी के साथ में अपना टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट होता है, जो हर एग्जाम में जनरली इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अपन ने पढ़े कि कौन सी घटनाएं संपन्न होगी, ओजोन लेयर कैसे बनेगी। तो इसी के साथ में चैनल्स को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।